खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। है बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि इस शो में हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपने अपने राज्यों के बारे में हर बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। पूरे दिन क्या कुछ होने वाला है और किस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो या फिर क्राइम की खबर या फिर कोई और खबर जो आपके लिए जाना जरूरी है, आप तक हमारे रिपोर्टर्स वो हर खबर पहुंचाएंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर उनसे हम चर्चा करेंगे। साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं ये भी जानेंगे। इस बारे में जानने के लिए सीधे हम अपने रिपोर्टर्स का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राजस्थान से अरविंद पलावत जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बिहार से रेसिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जुड़ गए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए हमारे साथ मनमोहन नेताम जो है वो जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस वक्त सियासी दंगल में तब्दील हो चुके राजस्थान का रुख कर रहे हैं, जहां से हमारे साथ अरविंद जुड़े हुए हैं। अरविंद, लगातार 10वां दिन है आज जब जो जयपुर है वहां पर लगातार जो सियासी उठापटक है वो हम देख रहे हैं। अब इसमें केंद्र गृह मंत्रालय की भी एंट्री हो गई है और मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है कि कैसे फोन टैपिंग की गई, क्या वो परिस्थितियां रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये बात सही है कि राजस्थान में जो सियासी दंगल है वो चल रहा है और इस दंगल के बीच में अब जो केंद्र सरकार है वो बीच में आ रही है, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जो नाम है वो इस ऑडियो क्लिप जो जारी की गई थी उसमें उनका भी जिक्र किया गया। उनके नाम का दावा होने, उनकी आवाज होने का जो दावा है वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो अब ऐसी स्थिति में कल भी जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी ओर से पहली बार इस पूरे मामले पर इंडिविजुअल इसी मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। उसमें कई सवाल है वो यहाँ पर दागे गए और राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है उससे कई सवाल जवाब यहाँ पर जो है संबित पात्रा ने किए। तो उसके बाद से ही माना जा रहा था कि अब मामला जो है वो काफी तूल पकड़ सकता है और जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उनकी ओर से राजस्थान के मुख्य सचिव से ये जवाब मांगा गया है कि क्या फोन टैपिंग हुई और यदि फोन टैपिंग हुई तो उसके लिए जो एसओपी होती है क्या उसकी पालना की गई है। इन सब चीजों को लेकर यहाँ पर जो है बातचीत है, यहाँ पर जो पत्र व्यवहार है वो अब हो रहा है और कहीं न कहीं राजस्थान का जो सियासी दंगल है अब उसको भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही गंभीरता से ले रही है, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा था कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है, हमारी ओर से कुछ नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस की अंतर्कलह जो है उसका ही एक नजारा है जो राजस्थान में यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम इसमें सामने आया, हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह स्पष्ट किया कि उनकी आवाज नहीं है, चाहे तो वे वॉइस सैंपल भी यहाँ पर देंगे। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो वॉइस सैंपल देते हैं या नहीं, साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी है उसका क्या रुख होता है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो सचिन पायलट का जो खेमा है वो कहां पर रुका है अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है। कभी उनको साउथ दिल्ली में बताया जाता है तो कभी बेंगलुरु में शिफ्ट करने की जो बात है वो यहाँ पर 19 विधायकों को कही जा रही है। तो वहीं कल देर रात जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले और ये बताया जा रहा है कि 102 विधायकों की सूची यहाँ पर सौंपी है और ये संख्या 103 भी हो सकती है, क्योंकि जो सीपीएम जो माकपा है उसके एक जो विधायक हैं गिरधारी लाल मैया, उन पर कुछ संशय है। ये कहा जा रहा था कि गिरधारी लाल मैया पायलट खेमे से भी जुड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये संख्या 102 या 103 हो सकती है, लेकिन माकपा ने स्पष्ट किया है कि वह अशोक गहलोत यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ में है। अब यह देखना होगा कि गिरधारी लाल मैया का जो समर्थन है वो किससे होता है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मिलने के बाद में कई तरह के जो कयास है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और उसमें एक बड़ा कयास ये है कि जो विधानसभा का जो सत्र है एक संक्षिप्त सत्र यहाँ बुलाया जा सकता है। उसका बड़ा कारण, टेक्निकल कारण एक यह भी है क्योंकि जो पहले जो व्हीप जारी किया गया था वो सीएम हाउस में हुई विधायक दल की बैठक के लिए जारी किया गया था और इसे ही चैलेंज किया गया सचिन पायलट खेमे की ओर से और ये तर्क भी दिया गया कि किसी भी होटल या किसी घर के अंदर यदि कोई विधायक दल की बैठक होती है और उसमें विधायक नहीं पहुंचते तो व्हीप का उल्लंघन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब विधानसभा में सत्र बुलाया जाएगा, विधानसभा में सदस्यों के लिए व्हीप जारी किया जा सकता है और यदि इस व्हीप के दौरान जो सदस्य है कांग्रेस पार्टी के 19 जो बागी हैं सचिन पायलट समेत, यदि वे वहां पहुंचते हैं और पार्टी के समर्थन में वोट नहीं करते, यदि किसी बिल पर उनकी वोटिंग होती है और उसका जो बिल पर वोटिंग वो पार्टी के समर्थन में नहीं करते हैं तो उनकी जो सदस्यता है वो विधानसभा से खत्म हो सकती है। साथ ही यदि वे नहीं आते हैं तो भी इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उन पर गंभीर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा सकती है।
हालांकि जो कांग्रेस पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है, उनका कहना है कि पहले फ्लोर टेस्ट होगा और फ्लोर टेस्ट के बाद में ही जो विधानसभा का सत्र है वो यहाँ पर आहूत किया जा सकता है, क्योंकि जो भाजपा है उनका कहना है कि अभी कांग्रेस पार्टी के पास, अशोक गहलोत के पास पूरी मेजोरिटी नहीं है। लेकिन बड़ी बात इसमें देखने वाली होगी कि यदि जो 23-22 विधायक जो बताए जा रहे हैं, क्योंकि 19 विधायक सचिन पायलट के समर्थन में, जबकि 3 निर्दलीय विधायक हैं जिनके नाम एसीबी में दर्ज हुए, एसीबी के परिवार में दर्ज हुए, तो उसके बाद उनको कांग्रेस पार्टी ने अपनी संबद्धता सूची है उससे बाहर कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में वो 3 वोट भी सचिन पायलट के खेमे में जुड़ सकते हैं। इस तरह से संख्या 22 हो जाती है और यदि 1-2 वोट का यदि ऊपर नीचे हुआ तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो यहाँ काफी मुश्किल में आ सकती है। अशोक गहलोत की सरकार है वो काफी मुश्किल में आ सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से जो सूची है वो यहाँ राज्यपाल को सौंपी है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि राज्यपाल को विश्वास में लेने का जो एक काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है कि हमारे पास पर्याप्त जो बहुमत है वो यहाँ पर है। राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं और इसमें से 101 जो सीट होती हैं तो उसके बाद में सरकार का गठन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में 103 की या 102 विधायकों की जो सूची है वो होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो आप देखना होगा कि आने वाले 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल सुबह 10 बजे, सोमवार को सुबह 10 बजे सचिन पायलट के खेमे की ओर से जो याचिका दायर की गई थी उस पर यहाँ पर सुनवाई होनी है। और इस याचिका में शेड्यूल 10 क्लॉज 2 सब क्लॉज 1A इसको चैलेंज किया गया था। ये आपको बता दूं कि ये जो क्लॉज है ये दल बदल से जुड़ा हुआ है और सचिन पायलट खेमे का ये लगातार कहना है कि किसी तरह का जो दल बदल है वो यहाँ पर नहीं हुआ है। पार्टी की जो बैठक थी उसके अंदर केवल विधायक नहीं पहुंचे थे, तो इसको दल बदल नहीं कहा जा सकता। तो इस क्लॉज को वहां पर चैलेंज किया गया और इसके साथ ही जो नोटिस विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी किया गया था उसको नल एंड वॉइड करार करने के लिए भी यहाँ पर जो कोशिशें हैं वो सचिन पायलट के जो अधिवक्ता हैं वो लगातार कर रहे हैं। हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी जैसे दिग्गज वकील जो है वो यहाँ पर है। तो ऐसे अब कल सुबह 10 बजे राजस्थान हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू होगी और मंगलवार शाम को 5 बजे तक जो कार्रवाई है वो विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नहीं की जाएगी। ये राजस्थान हाईकोर्ट के डायरेक्शन थे और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस बात की पुष्टि की है कि मंगलवार शाम को 5 बजे से तक किसी तरह की जो कार्रवाई है वो नहीं होगी। लेकिन यदि ये नोटिस यदि नल एंड वॉइड यानी अयोग्य करार हो जाता है, अवैध करार हो जाता है, तो एक बड़ी रिलीफ जो है वो यहाँ सचिन पायलट खेमे को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह के उनके तर्क दिए जा रहे हैं कि दल बदल नहीं हुआ है, साथ ही जो पार्टी मीटिंग जो है यदि किसी होटल या घर में होती है तो वहां पर व्हीप जो है वो लागू नहीं होता। व्हीप सदन के अंदर लागू होता है, सदन में यदि कोई बिल पारित होता है उस पर व्हीप लागू होता है। इन सब चीजों को लेकर जो तर्क दिए जा रहे थे उन सभी तर्कों पर जो हाईकोर्ट है वो क्या कुछ डिसीजन होता है वो कल शाम तक यहाँ पर सामने आ सकता है, क्योंकि कल सुबह 10 बजे सुनवाई शुरू होगी। माना जा रहा है कि एक लंबी जो सुनवाई है वो यहाँ पर चलेगी और उसके बाद में शाम तक जो स्थिति है वो यहाँ पर क्लियर होगी कि आखिर हाईकोर्ट का क्या फैसला होता है, हाईकोर्ट की क्या जो बात है वो यहाँ पर सामने आती है। लेकिन ये निश्चित मानिए कि ये पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि यदि यहाँ पर राहत सचिन पायलट को मिलती है तो अशोक गहलोत का जो गुट है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मामला रखा जा सकता है। वहीं यदि यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष को रिलीफ मिलती है, क्योंकि जो रेस्पोंडेंट है वो विधानसभा स्पीकर है, विधानसभा के जो सचिव है वो यहाँ पर है, तो ऐसे में जो पिटिशनर है वो सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा है वो खटखटा सकते हैं। यदि विधानसभा स्पीकर को, विधानसभा को यहाँ से राहत मिलती है तो ऐसी स्थिति में यह निश्चित है कि पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन बेंच में सुनवाई हो रही है और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो रास्ता है वो यहाँ पर बसता है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ राजनीतिक हालात है वो यहाँ रहते हैं। लेकिन आज यदि दिन भर की बात करें तो आज राजनीति में काफी ज्यादा कोई उठापटक यहाँ पर होने की संभावना काफी कम लग रही है, क्योंकि कल जो कोर्ट का आदेश, कल जो कोर्ट में सुनवाई होनी है उससे पहले आज जो बाड़ाबंदी है उसी में जो सभी विधायक है वो यहाँ पर रहेंगे और इस दौरान एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पीसीसी चीफ की ओर से या मंत्री रघु शर्मा या परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से हो सकती है। इसके अलावा आज जिस तरह से देखा जाएगा कि पूरा जो प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में बड़ी चीज जो सामने आ सकती है वो केवल एक है कि विधानसभा के सत्र को लेकर कुछ घोषणा है, यदि वो राजभवन की तरफ से होती है तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर हो सकती है। तो साथ ही दूसरी ओर बात करें राजस्थान में कोरोना को लेकर, तो राजस्थान में कोरोना के मामले फिर से सुनवाई होने वाली है और सुनवाई के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आगे राजस्थान की राजनीति में क्या कुछ हो सकता है। अब आपको लिए चलते हैं आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़, जहां से हमारे साथ मनमोहन जुड़े हुए हैं। मनमोहन, कोरोना की स्थिति छत्तीसगढ़ में लगातार बिगड़ती चली जा रही है और इस बीच जो रिकवरी रेट है वो भी 10% घट गया है, 70% अब रिकवरी रेट हो गया है। हालांकि दूसरे राज्यों के मुकाबले
में छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट ठीक है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना का विस्फोट यहां पर हो रहा है और इस बीच रायपुर में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? रोमिता, सबसे पहले तो बात करते हैं, हम कोरोना की बात करेंगे, क्योंकि प्रदेश में जो कोरोना का कहर है वो भयावह रूप ले ली है और लगातार यहाँ पर जो आंकड़ा है वो प्रतिदिन बढ़ रहा है। जिस तरीके से कल ही यहाँ पर 250 आंकड़े नए जो मामले देखने को मिले हैं, इसके बाद 250 आंकड़े जब प्रदेश में पाया गया तो उसके बाद आनन फानन में यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट की बैठक में यहाँ पर फैसला लिया गया है कि जल्द ही यहाँ पर लॉकडाउन होगा, संपूर्ण लॉकडाउन किया जाएगा। लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां पर जो कोरोना के मरीजों की संख्या ज्यादा है, जहां की स्थिति बद से बदतर है, तो इन क्षेत्रों में लॉकडाउन किया जाएगा। लेकिन उसके लिए पूरा अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। अगर कलेक्टर चाहेंगे तो उन क्षेत्रों में लॉकडाउन किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गिने चुने मरीज पाए गए हैं और वहां पर जो कोरोना है वो कहर बरपा नहीं रही है, तो ऐसे क्षेत्र में छूट दी जाएगी। लेकिन जो ऐसे क्षेत्र हैं, राजधानी रायपुर हो गया, राजधानी रायपुर में प्रतिदिन 100 से ज्यादा मरीजों को यहाँ पॉजिटिव पाया जा रहा है। और अब बिलासपुर, मतलब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में राजधानी एवं न्यायधानी में सबसे ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव केस देखे जा रहे हैं, जिसे लेकर अब सरकार भी चिंतित है। सरकार भी यहाँ पर बैठक बुलाई और यहाँ पर कैबिनेट में फैसला लिया गया कि अब लॉकडाउन करना ही पड़ेगा और लॉकडाउन करना पड़ेगा, क्योंकि 21 जुलाई के बाद यहाँ पर लॉकडाउन शुरू हो जाएगी, वो भी उन क्षेत्रों में जहाँ पर सबसे ज्यादा मरीज हैं। मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अभी अन्य राज्यों की तुलना में कहा जाए तो रिकवरी परसेंटेज भी ठीक है और यहाँ पर मौत का आंकड़ा सिर्फ 24 है। लेकिन सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और समय से पहले ही वह कोरोना के मामले को लेकर एक बेहतरीन यहाँ पर व्यवस्थित करना चाहती है। लेकिन अभी सरकार के पास एक सबसे बड़ा चुनौती यह है कि जिस तरीके से अभी लगातार जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मरीजों की संख्या में हम देखते हैं राजधानी रायपुर एवं बिलासपुर में जिस तरीके से आंकड़ों में उछाल आ रहा है, तो वह काफी चिंता का विषय है। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में हम कहें तो छत्तीसगढ़ में आंकड़ा कम है, लेकिन सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती और कल ही आनन फानन में भूपेश कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 21 जुलाई के बाद प्रदेश में लॉकडाउन होगा। लेकिन वह क्षेत्र ऐसा होगा जहां पर कोरोना का कहर जारी है एवं जहां पर आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे क्षेत्र में यहां पर लॉकडाउन होगा और उन क्षेत्रों में कलेक्टर निर्धारित करेंगे कि किस तरीके से लॉकडाउन का निर्णय लिया जाएगा। कलेक्टर के ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में कल से गोबर खरीदी होगी, जो विश्व में सबसे पहला राज्य है जहां पर गोबर खरीदी की जा रही है और यहां पर गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदने का निर्णय भूपेश सरकार ने लिया है और प्रति किलो 2 रुपया के हिसाब से यहाँ पर गोबर खरीदी होनी है। तो संसदीय सचिव एवं मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, वो प्रदेश के हर जिले में उपस्थित रहेंगे और वहां पर गोबर खरीदी होगी। गोबर खरीदी को लेकर यहाँ पर सियासत भी उठापटक हुई, विपक्ष यहाँ पर लगातार आरोप भी लगाया कि गोबर कैसे खरीदा जाएगा, लेकिन आरएसएस यहाँ पर समर्थन किया। तो प्रदेश में कल से जिस तरीके से गोबर खरीदी की जाएगी, गोबर खरीदी को लेकर यहाँ पर तैयारियां जोरों शोर से चल रहा है और यहाँ पर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का यह कहना है कि गोबर खरीदने का जो निर्णय लिया गया है यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था और गोबर खरीदी से जो महिला समूह है एवं जो स्थानीय लोग हैं उन्हें काफी रोजगार मिलने वाला है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि गोबर खरीदी का निर्णय लेने के बाद यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही थी कि कैसे गोबर खरीदी होगा, कहाँ से बजट आएगा। लेकिन अब सरकार गोबर खरीदने की तैयारी कर लिया और गोधन न्याय योजना के तहत कल से गोबर खरीदा जाएगा और लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। और जो गोधन न्याय योजना में जिले के कलेक्टरों को जिम्मेदारी दी गई है किस तरीके से यह योजना को क्रियान्वयन किया जाए, सुचारू रूप से इस योजना को मजबूत किया जाएगा एवं लोगों का जो गोबर है, गोबर खरीदने के साथ ही जो महिला समूह एवं जो समिति प्रबंधन है, समिति प्रबंधन में बता दूं कि समिति प्रबंधन में जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं उन्हें ही शामिल किया गया है और यहाँ पर जो समिति है, समिति कल गोबर खरीदी की, इसे लेकर कल सीएम भूपेश बघेल ने जिम्मेदारी भी दी है कि जो मंत्री हैं एवं एग्जाम्पल सेट करता हुआ नजर आएगा और एक ऐसा पहला राज्य जहां पर गोबर की खरीदी की जाएगी जिससे लोगों को सीधे तौर पर फायदा भी पहुंचेगा और रोजगार भी मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चल लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां से हमारे साथ रेसिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जुड़े हुए हैं। बिहार में आज क्या कुछ बड़ी हैपनिंग्स होने वाली है, इसके बारे में हम श्रीकांत से जानेंगे। श्रीकांत, बिहार में इस वक्त कोरोना कोहराम मचा रहा है और इसलिए 9 प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। इसको लेकर क्या अपडेट है? साथ ही इस वक्त बिहार में बाढ़ का भी कहर है। देखिए, बिहार एक साथ कई भयंकर आपदाओं से गुजर रहा है। एक तो कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है और लगता है कि अब कहीं कम्युनिटी लेवल पर ना स्प्रेड हो जाए, और लेवल 4 में जाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा अगर यही रफ्तार रहेगा। तो आज केंद्रीय टीम आ रही है, 3 डॉक्टरों की टीम है, केंद्रीय टीम आ रही है, और बिहार में जो व्यवस्था है कोरोना के संक्रमण की जांच की, कोरोना के मरीजों की इलाज की, उसका जायजा लेगी ये टीम। तो पटना में आज टीम पहुंचेगी, यहाँ पर अधिकारियों से, स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों से बैठक करने के बाद ये टीम गया जाएगी, वहाँ भी जायजा लेगी। तो केंद्रीय टीम के आने के बाद अब तेजस्वी यादव ने हमला बोला है नीतीश सरकार पर। चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिलाया है और दोनों ने ये कहा है कि बिहार सरकार विफल रही है कोरोना के संक्रमण को रोकने में, और इसी वजह से केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ा है। तो केंद्रीय टीम आज पहुंचेगी पटना। अगर उसने कुछ बयान दे दिया बिहार सरकार के खिलाफ तो नीतीश सरकार की मुश्किल बढ़ जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार के ज़्यादातर जो निजी क्लिनिक हैं वो बंद हो गए हैं कोविड के डर से। सरकारी अस्पताल ज़्यादातर हैं वो कोविड डेडिकेटेड बन गए हैं। तो दूसरी बीमारियों से जो लोग परेशान हैं उनका इलाज बिल्कुल ठप हो गया है, कहीं हो नहीं रहा है। निजी अस्पतालों के डॉक्टर खांसी, सर्दी खांसी के मरीजों को भी इंटरटेन करने को तैयार नहीं है, और सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है। तो सरकार की चुनौती बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरी तरफ बाढ़ का आपदा है। उत्तर बिहार में जो नदियां हैं खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई गाँवों में, शहरों में पानी घुस गया है, सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। सुपौल से लेकर मधुबनी तक, गोपालगंज, सब जगह यही बाढ़ वाली नौबत पैदा हो गई है। और ऐसे में जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं उन तक राहत बचाव कार्य भी कोरोना संक्रमण के डर से नहीं ठीक से हो पा रहा है। तो बहुत बेहाल है बिहार। और सबसे बड़ी बात है कि चुनावी साल है, 3 महीने बाद चुनाव होना है अक्टूबर-नवंबर में। चुनाव की जो तैयारी थी चुनाव आयोग तो कर रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारी बिल्कुल ठप हो गई है और सभी राजनीतिक दलों के दफ्तरों के दरवाजे पर ताले लटके हुए हैं। लेकिन ऑनलाइन और वर्चुअल रैलियां हो रही हैं और ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। तो बिहार चुनाव समय पर होगा कि नहीं ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। कल चुनाव आयोग ने बिहार के सभी राजनीतिक दलों के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी और उस मीटिंग में उनसे सलाह मांगा था कि किस तरह से चुनाव कराया जाए। तो सभी दलों ने अपनी अपनी राय दी है, लेकिन विपक्ष के तमाम नेता इस पक्ष में है कि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए चुनाव को फिलहाल स्थगित कर देना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने तो फैसला अभी कुछ लिया नहीं है, वो तैयारी में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला लेता है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब किसी भी मतदान केंद्र पर 250 से ज़्यादा मतदाता नहीं जाएंगे। जहाँ पर ज़्यादा मतदाता होंगे वहाँ पर मतदान केंद्र बढ़ा दिए जाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। तो चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी जारी है। और दूसरी खबर ये बड़ी है कि 5 IPS अधिकारियों को और IAS अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों में तैनात किया गया है। ये इसलिए किया गया है कि सरकारी अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं रोज़, उनको बेड नहीं मिल रहा है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, उनके परिजन हंगामा कर रहे हैं। तो सरकार को आशंका है कि आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या और बढ़ेगी और ज़्यादा लोग अस्पताल पहुंचेंगे, और जब उनको बेड नहीं मिलेगा, उनके परिजनों का इलाज नहीं होगा तो हंगामा और बवाल करेंगे। तो संभावित बवाल को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों में, पटना से लेकर गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, हर मेडिकल कॉलेज में एक IPS अधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी है। अब IPS अधिकारी वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। पहली बार हुआ है बिहार में जब किसी अस्पताल में IPS अधिकारी को डिप्यूट किया गया है, तैनात किया गया है। तो आप सोच सकती हैं कि बिहार किस तरफ जा रहा है। बहुत खतरनाक जोन में बिहार इंटर कर चुका है और स्थिति अगर संभली नहीं, संक्रमण ऐसे ही आगे होता रहा तो हाथ से निकल जाएगा बिहार। देखिए, बिहार में कल भी 1600 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। लगातार 1500-1600 मामले सामने आ रहे हैं।
हर रोज 10,000 सैंपल की जांच हो रही है, 1500-1600 संक्रमित सामने आ रहे हैं। मतलब 15% लोग संक्रमित हो गए हैं। एक दिन की बात नहीं है, लगातार इस तरह की रिपोर्ट आ रही है। और लगातार इस तरह की रिपोर्ट आने का मतलब है कि 15% बिहार के लोग संक्रमित हो गए हैं, या जहां से सैंपल लिया जा रहा है वहां के लोग संक्रमित हैं। 15% मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बिहार की आबादी 12 करोड़ है, 15% अगर संक्रमित हो जाएंगे तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हो जाएंगे। ऐसे में कैसे बचेगा बिहार? तो केंद्रीय टीम आ रही है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर के समीक्षा बैठक करेगी और उसके बाद कोई नतीजा सामने आएगा। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी कि बिहार में कोरोना को कैसे कंट्रोल किया जाए, अब इसको लेकर सीधे आज केंद्र की तरफ से टीम पहुंचेगी और स्थितियों का जायजा लिया जाएगा। वो तमाम प्रभावी कदम जो जरूरी हैं कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए, उस पर काम शुरू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए श्रीकांत। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।